नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की डेट है 21 नवंबर 2025 और शुरू करते हैं करंट अफेयर का डिस्कशन। आज का ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। सबसे बड़ी न्यूज़ तो आज यही है यूपीएससी के लिए कि कोर्ट कैन नॉट फिटर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। बाकी कॉप 30 चल रहा है तो अभी आउटपुट आना शुरू हो जाएंगे अच्छे अच्छे, कौन से बॉडीज गठन हुए, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नए टारगेट वगैरह है, तो उसके बारे में होगा। ठीक है, तो इस पहले वाले जो आर्टिकल है उसको अच्छे से देख लेते हैं। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के से। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट ने अभी 60th टाइम ये एडवाइजरी मांगी थी, ओपिनियन मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि जो अप्रैल या मई में जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें टाइमलाइन फिक्स की थी कि कोई विधानसभा से कोई भी आपके पास बिल आता है तो आप कितने टाइम तक उसे होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप कारण बताओ कि उसको आप होल्ड क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, और क्योंकि अभी जैसे बहुत सारे जैसे स्टेट है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है या तेलंगाना है, वहाँ के बहुत सारे जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़े हैं, गवर्नर के पास पेंडिंग पड़े हैं। तो एक टाइमलाइन फिक्स कर दी थी उन्होंने कि भाई इस टाइम तक आपको होल्ड कर सकते, इससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते, या तो उसका प्रॉपर कारण बताइए, नहीं तो फिर वो उस टाइम के बाद वो पास माने जाएंगे। ठीक है ना, तो ये तो मतलब सरकार ने माना या राष्ट्रपति ने माना कि ये तो जो न्यायपालिका का हस्तक्षेप है कार्यपालिका में, यानी कि जुडिशरी का हस्तक्षेप हो गया एग्जीक्यूटिव में। तो उन्होंने फिर इसके लिए हेल्प मांगी किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि इस बारे में हमें राय दीजिए। तो लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे उन्होंने प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी 5 जजों की। ठीक है ना, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो उन्होंने कल डिसीजन दिया, उसके रिगार्डिंग ही ये डिसीजन है। तो बैकग्राउंड में अपन चीज़ें देख लेते हैं पूरी। एक्चुअली में राज्य आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 200 क्या कहता है कि कोई भी बिल जो गवर्नर के पास आता है, ठीक है ना, विधानसभा बिल पास करके किसके पास भेजेगी, गवर्नर के पास। तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, या तो वो बिल को अप्रूव कर देगा कि भाई पास हो गया, इस पे कानून बन जाएगा। ठीक है, या फिर वो एक विद होल्ड रखेगा, मतलब उसको रोक के रखेगा, लेकिन यहाँ पे उसको कारण बताना होगा, जरूरी है। आप क्यों रोक के रखे हो उसका कारण बताना जरूरी है। या फिर वो अगर मनी बिल नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो वो उसको वापस से विधानसभा को भेज सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को फिर से भेज सकता है। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन ये भी है, आर्टिकल 201 कहता है कि वो इसे कहाँ भेजेगा, प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। अगर कोई मैटर ऐसा है जो सेंटर स्टेट रिलेशन या संविधान का कुछ प्रावधान का उल्लंघन है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है जो विधानसभा की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, मतलब जो उसको पावर दी गई है उसको क्रॉस कर रहा है, तो वो आर्टिकल 201 के तहत वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि गवर्नर कैन नॉट सिट इनडेफिनेटली ऑन बिल्स, मतलब बहुत लंबे समय तक उस बिल को होल्ड पे नहीं रख सकता। ठीक है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज इफ डिले इज, मतलब आप जानबूझ के कर रहे हो, डिले कर रहे हो, या फिर कोई बिना रीजन के आप डिले कर रहे हो, टालम टोल कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो यूपीएससी में पूछा जा सकता है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता, या स्टेटमेंट जनरली ये दे रखा होगा कि नहीं हो सकता, तो आपको बोलना है कि हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट को आपको रॉन्ग करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है, 201। जब कोई भी गवर्नर कोई बिल रिजर्व रखेगा राष्ट्रपति के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला तो चलो पास कर देगा कि भाई अप्रूव कर दिया तो बिल वो बन जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी बिल गवर्नर से प्रेसिडेंट के पास आ जाता है ना, तो गवर्नर का रोल वहां पे खत्म हो जाता है, फिर उसमें गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, या फिर विथ होल्ड रख सकता है उसको, मतलब होल्ड कर सकता है उसको, या फिर वो धन विधेयक नहीं है तो वो विधानसभा को भी वापस भेज सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट नीड नॉट सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन एवरी टाइम बिल इज रिजर्व, जब भी बिल, हर टाइम अगर बिल रिजर्व रखा गया और उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट की
मतलब राय की जरूरत नहीं है, हर बार लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एससी कैनॉट इम्पोज टाइम लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट टाइम लाइन डिसाइड नहीं करता कि इतने समय में उस बिल को पास करना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। रीजन क्या है? सबसे पहला तो है कि सेपरेशन ऑफ पावर है, जो अपना फेडरल स्ट्रक्चर है, सेपरेशन पावर है कि जुडिशली अलग से काम करेगी, इंडिपेंडेंट रूप से एग्जीक्यूटिव करेगी, और लेजिस्लेचर सभी अलग अलग काम करेंगे, तो ये एक दूसरे में हस्तक्षेप हो गया, ठीक है। आप टाइमलाइन डिसाइड करना बोले तो यानी राष्ट्रपति के पास कोई पावर ही नहीं है, फिर तो आपको जो टाइम दिया गया है कि 1 महीने का टाइम दिया सपोज, तो उसमें क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा है कि जो राज्यपाल का जो पावर होता है वो फिर अपने हाथ में लेने जैसी बात हो गई, ठीक है ना। तो राज्यपाल की जो शक्ति है वो बहुत सीमित हो जाती है। बट कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में? कोर्ट कैन डायरेक्ट द गवर्नर टू एक्ट विथ इन अ रीजनेबल टाइम, पर्टिकुलर किसी टाइम में आपको एक्ट करना होगा तो ये बता सकता है कोर्ट, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द आउटकम, उसका आउटपुट क्या आएगा, बिल पास करेगा, उसका रीजन भी होता नहीं बिल पास करने का, तो वो उसके बारे में कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है। अब होता है एक आर्टिकल जिसके तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी थी, भाई कि इस बिल के बारे में मुझे बताओ कि क्या क्या प्रावधान कहते संविधान में। तो आर्टिकल 143 इसमें है कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस मांग सकता है। तो दो टाइप के हैं, 143(1) है और 143(2) है, तो अच्छे से देख लेते हैं उसको। 143(1) कहता है जनरल एडवाइजरी ओपिनियन, जब सामान्य रूप से कोई एडवाइजरी लेनी हो तो ये आर्टिकल 143 यूज किया जाता है। ये किस किस मामलों में यूज किया जाता है, किस किस के लिए? तो क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई कानून का प्रश्न है, कोई अस्पष्टता है कानून में तो इसके लिए पूछ सकता है, या फिर कोई डेटा वगैरह में कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उसके लिए, या फिर सार्वजनिक रूप से कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, पब्लिक इंपोर्टेंस इशू है तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, या फिर कोई संवैधानिक मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है तो उसके रिगार्डिंग भी ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज है, संधि है, एग्रीमेंट है, उसके बारे में भी वो पूछ सकता है, ठीक है। और या फिर कहीं भी ऐसा मुद्दा है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि उसकी न्यायिक व्याख्या अच्छे से कैसे हो, मतलब जुडिशियल क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगेगा, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे भी सकता है और रिफ्यूज भी करता है कि हम नहीं देंगे इस बारे में ओपिनियन, ठीक है। और ये जब राय दे भी दे, अपना मत दे, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इसको माने, तो मतलब बाइंडिंग भी ये नहीं है, ठीक है। और सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट जो पॉलिटिकली या फिर हाइपोथेटिकली जो क्वेश्चन रहते हैं उनको अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे एक मेन ध्यान रखना, दो चीजें ध्यान रखना, एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, और एक बाइंडिंग भी नहीं है। अब दूसरा आता है 143(2), डिस्प्यूट अंडर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट, ऐसे ट्रीटीज और एग्रीमेंट जो संविधान के गठन होने से पहले के थे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर आपको क्या क्या होगा, तो इसमें है कि लीगल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कन्वेनेंट, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग फॉर्मल प्रिंसिपली स्टेट, ठीक है। तो इसके बारे में जब भी पूछा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को बताना ही होगा, मस्ट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता। 143(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट ये रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर स्वतंत्रता के पहले की कोई ट्रीटी, संधि वगैरह है, लॉ है, उसके बारे में अगर ओपिनियन लेना है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है। और एससी एडवाइजरी है, वो ओपिनियन नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। तो ये था, यहां से एक क्वेश्चन बनता है वो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 200 एंड 201 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रेसिडेंट मस्ट सीक सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन बिफोर गिविंग assent to a reserve bill. When a bill is reserved for the president, the governor has no further role. तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है कि हमेशा उसको सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तो ओनली टू राइट होगा, ठीक है। ये है नेक्स्ट हमारा जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की एक रिपोर्ट के बारे में बोला गया है। ये ये जो लोकुर है
उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ओवर 50% केसेस पेंडिंग इन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अमिड स्टाफ शॉर्टेज। ठीक है, स्टाफ शॉर्टेज की वजह से कितने केस बाकी, अभी तक 50% के ऊपर केस पेंडिंग है। तो इस जो बॉडी गठित की गई थी इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। तो अभी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी, तो आप मेंस में इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे की फाइंडिंग्स क्या है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR, तो उसमें 55% केसेस है वो कितने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है 362 में पेंडिंग है। ठीक है, 55%, तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, 92% इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया गया है, बट परफॉर्मेंस उनकी बहुत अलग अलग है। जैसे उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, कर्नाटका में ठीक ठाक कम है, मतलब पेंडेंसी कम है। ठीक है, ये देख सकते हो। और कितने 1 लाख के आसपास केसेस में से आधे केसेस ही सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, और 24% ऐसे जजेस भी है जहाँ पे फुल स्टाफ भी नहीं है, तो ध्यान रखना। और बाकी स्टाफ की कमी है वगैरह भी, बहुत ज़्यादा ही कमी की वजह से ये अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा और इतना अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में जान लेते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में एक्ट के थ्रू इस बॉडी का गठन किया गया था। यह स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के थ्रू गठित किया गया, इस संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है इसका, इसलिए यह संवैधानिक बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द बेंच हैज ऑल द पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट अंडर द क्रिमिनल, जो क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत जो क्रिमिनल कोर्ट की सारी पावर इसको मिली हुई है। ठीक है, अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट और एक सोशोलॉजिस्ट, एक तो सामाजिक टाइप का और एक साइकोलॉजिस्ट व्यक्ति इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, कि ये तय करेंगे, इस बोर्ड तय करेगा कि 16 से 18 साल के बीच में जो किशोर है, जो बच्चे हैं, उनका ट्रायल किस तरह से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो ये तय करते हैं। ठीक है, जो मेंबर है वो सिलेक्ट किए जाते हैं हाई कोर्ट के पूर्व जज की एक कमेटी बनती है, उसके द्वारा मेंबरों को सिलेक्ट किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग वगैरह जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनकी ट्रेनिंग कौन करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट इसकी ट्रेनिंग करवाता है। ठीक है, उनका टेन्योर रहता है 3 साल के लिए और फिर से उनको सेलेक्ट किया जा सकता है, मैक्सिमम 2 टर्न के लिए उनको टेन्योर के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, बाकी इनका स्टेट गवर्नमेंट सब तय करती है, इनका वेतन भत्ते पे एंड अलाउंसेस वगैरह कौन तय करता है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, 2015 में इसमें एक आया था कि अगर कोई बच्चा है जो 16 से 18 साल के बीच में और बहुत हीनियस क्राइम में शामिल है, ठीक है ना, तो उस पर भी जो मुकदमा चलाया जाएगा वो किस तरह से चला जाएगा, एज ए एडल्ट के रूप में चलाया जाएगा। यानी कि वो 18 साल से ऊपर है पे कैसे मुकदमा चलाया जाता है वैसे ही इस पे मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, 2021 में एक अमेंडमेंट किया था इसमें और बोला था कि ऐसे अपराध जिसकी सजा 3 से लेकर 7 साल के बीच में है, ठीक है, 3 से लेकर 7 साल के बीच में है, ऐसे जो क्राइम थे उनको नॉन कॉग्निजेबल बना दिया। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, कॉग्निजेबल वो अपराध हो रहते हैं, क्राइम रहते हैं जिसमें पुलिस या फिर पुलिस को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, वो किसी को भी हिरासत में अपनी तरफ से संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती पूछताछ के लिए वगैरह के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में इतने प्रोविजन काफ़ी है, अच्छे से ध्यान रखना। इसके बारे में एक क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJBS। ए JJB मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, तो बिल्कुल सही है। JJB आर कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज पब्लिक डेटाबेस फॉर JJB परफॉर्मेंस। ये सेंट्रल में नहीं है, स्टेट वाइज ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 1 और 2 राइट होगा, 3 राइट नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बेस ईयर 2011-12 4 अक्टूबर 2025। अभी क्या 8 कोर इंडस्ट्री का 14 महीनों में सबसे वर्स्ट यानी सबसे खराब प्रदर्शन रहा है,
तो इस वजह से ये भी रिलीज किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में। आईआईपी के बारे में अपन देख लेते हैं। एक्चुअली में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, तो ये देखने के लिए जारी किया जाता है आईआईपी। ठीक है, आईआईपी जारी किया जाता है। आईआईपी में भी 8 ऐसे सेक्टर को बाहर निकाला गया है जो कोर इंडस्ट्री है, मतलब ठीक है ना, 8 ऐसे इंडस्ट्रीज है जो 40% के आसपास वेटेज को कवर करते हैं आईआईपी के। ठीक है, तो इसमें से 8 कौन से है एरिया, कोर एरिया कौन से, ये वाले कोर एरिया है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि भारत रशिया से ऑयल, क्रूड ऑयल लेता है, फिर उसको रिफाइन करके यूक्रेन को बेच देता है। अब देखो, तो ये सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के जो डिमांड है वो तो फुलफिल करता ही है, साथ में यहाँ से एक्सपोर्ट भी करता है, तो बहुत ही इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है। कितना, 28.04 है 100 में से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेकंड है। आपको पता है भारत में हाउस होल्ड कितने ज़्यादा है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है लगभग 20% के। फिर स्टील है, कोयल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर सबसे कम है। तो सबसे अधिक ध्यान रखना और सबसे कम ध्यान रखना, और थोड़ा 2-3 ये भी ध्यान रखना, कभी सीक्वेंस को मैच करवाने के लिए या फिर जो ऑर्डर है, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़े देख लेते हैं इनका बेस ईयर कब का है, 2011-12 का बेस ईयर है। ठीक है, और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत इस इंडेक्स को निकाला जाता है। ठीक है, नेचर ऑफ इंडेक्स क्या है, ध्यान रखना, ये प्रोडक्शन की वॉल्यूम को नापता है, प्राइस को नहीं नापता है कि कितना ज्यादा वॉल्यूम में वो प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि उसके आयतन को नापता है, ध्यान रखना। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो 50% नहीं है, 40% के आसपास है, ध्यान रखना। ठीक है, फर्टिलाइजर हैव द लोएस्ट वेट इन 8 कोर इंडस्ट्री, तो बिल्कुल सही है। और बेस ईयर इसका 11-12 है, बिल्कुल ये भी सही है। तो एक सही नहीं होगा, 2 और 3 सही होगा, ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट है डुगोंग के बारे में। एक्चुअली में अभी IUCN कंजर्वेशन कांग्रेस आयोजित कहाँ पे हुई थी, अबू धाबी में। तो वहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तो वहाँ पे संख्या तो बढ़ रही है इंडिया में, जो मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप है, गल्फ ऑफ कच्छ है वगैरह पे, लेकिन मानवीय खतरे भी बढ़ रहे हैं। तो इसको आगाह करने के लिए IUCN कांग्रेस की एक रिपोर्ट जारी हुई थी अभी थोड़े दिनों बाद। ठीक है, ये डुगोंग है, उसके बारे में जानते हैं। डुगोंग है वो लार्ज हर्बीवोरस है, मरीन मैमल है, यानी शाकाहारी स्तनपाई जानवर है, सबसे बड़ा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और ये एकमात्र ऐसा है हर्बीवोरस मरीन मैमल से स्तनपाई जानवर है, तो ध्यान रखना इसके बारे में, फैक्ट ध्यान रखना। और इसका हैबिटेट है, भारत की कोस्ट लाइन लगभग कवर करता है, ये पूरा कोस्ट लाइन कवर करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी कवर करता है। अगर भारत के कोस्ट लाइन पे ये स्टेटमेंट आ जाए कि कहाँ पे नहीं पाया जाता, तो ऐसा आपको नहीं करना है, हो सकता पाया जाता है, आसपास पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, गर्म पानी और शैलो कोस्टल वाटर में। ठीक है, जो तटीय पानी रहता है और गर्म पानी रहता है वहां में पाया जाता है, इसलिए इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में ये पाई जाती है डुगोंग। ठीक है, ध्यान रखना। ये भारत में मन्नार पाक बे है, अंडमान निकोबार द्वीप है, गल्फ ऑफ कच्छ है, तो लगभग ऑलमोस्ट काफी एरिया कवर कर लेती है। ठीक है, और ईस्ट अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया विद द लार्जेस्ट स्टेबल पॉपुलेशन नियर नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पास, विश्व की सबसे ज्यादा इसकी है। IUCN में इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे तो IUCN में वनरेबल है। ठीक है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन सिंस 1982 से इसकी जो जनसंख्या है वो घट रही है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का है, वहाँ पे ये सबसे संरक्षित शेड्यूल 1 में है, सबसे हाईएस्ट संरक्षण इसको मिला हुआ है। तो इसके बारे में इतने फैक्ट काफ़ी है, सफिशिएंट है। और इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द डुगोंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डुगोंग इज द ओनली स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस मरीन मैम्यूल। ठीक है, इन इंडिया डुगोंग पॉपुलेशन आर फाउंड ओनली इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये गलत है। ग्लोबली द लार्जेस्ट डुगोंग पॉपुलेशन इन फाउंड नियर नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल ये सही है। तो 1/3 इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से, इन फैक्ट को अच्छे से देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है
रतन महल सेंचुरी, एक गुजरात में रतन महल सेंचुरी है, तो वहाँ उस वजह से ये न्यूज़ में है क्योंकि बहुत सालों बाद, मतलब कई दशकों बाद यहाँ पे टाइगर देखा गया है, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ है। न्यूज में द वाइल्ड टाइगर हैज मेड अ रिटर्न टू गुजरात आफ्टर सेवरल डिकेड्स स्टेबलाइजिंग अ परमानेंट प्रेजेंस इन दाहोद रतनमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ध्यान रखना लोकेशन कहाँ पे है, गुजरात और एमपी की बॉर्डर पे स्थित है ये। ठीक है, और डिक्लेयर एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर हुई थी, 1982 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे स्लोथ बियर होते हैं, रीच भालू होते हैं, उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसको स्लोथ बियर सेंचुरी भी बोलते हैं, रतनमल स्लोथ बियर सेंचुरी भी बोलते हैं। ये गुजरात और एमपी के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, ये एक रिवर है पनाम रिवर करके, उसका कैचमेंट एरिया भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ड्राई टिक फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वृक्षों की है वो महुडो है, महुडो ध्यान रखना, महुडो की सबसे ज़्यादा वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। और भी टिक है, डुंडलो है, सदद है, टिमरू है, अमला है, बम्बू है और धावड़ो है, ऐसे जो गुजराती नाम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फोना में देखेंगे, पशुओं में देखेंगे, लियोपार्ड है, ये है पाम सिवेट है, इंडियन सिवेट, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और 4 हॉर्न्ड एंटीलोप भी यहाँ पाए जाते, 4 सिंग वाला। इसके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रतन मलाई महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। नहीं, गुजरात राजस्थान नहीं है, यहाँ पे एमपी होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्लॉथ बियर इन गुजरात। ठीक है, इट इज फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ पनाम रिवर। ठीक है, ये भी ठीक है, तो 2 और 3 राइट होगा, एक राइट नहीं होगा क्योंकि ये एमपी के साथ बॉर्डर साझा करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, तो उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए आज की टाइम में डेटा एक फ्यूल के रूप में काम करता है, और आपको कोई भी इंडस्ट्री है, कैसी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो प्रोडक्शन में काम करती हो, सर्विस सेक्टर में काम करती हो, किसी भी सेक्टर में कोई भी है, तो उसके लिए डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, वो करता है डेटा। और आजकल डेटा का एक अलग से ही व्यापार चलता है, आपको पता ही नहीं है आपका डेटा कहाँ कहाँ पहुँचा गया है, फिर आपके पास बहुत सारे ऐड आते हैं, कॉल आते हैं, तो डेटा बहुत ज़रूरी है। तो क्या किया है, कॉमर्स इंडस्ट्री ने एक पोर्टल बनाया है, वहाँ पे आपके डेटा, बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड डेटा अवेलेबल रहेंगे, तो आप कोई भी इंडस्ट्री है उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, सरकार को पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, जैसे कौन सा चीज़ एक्सपोर्ट अभी ज़्यादा हो रहा है, कौन सा इंपोर्ट हो रहा है, या फिर कौन सी कमियां विद्यमान है, कौन सी जो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं उसको अपन और फुलफिल कर सकते हैं। तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, द पोर्टल एम टू मेक ट्रेड डाटा मोर ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल, यूजफुल फॉर स्टेक होल्डर अक्रॉस इंडिया। ये हेल्प करेगा किस किस को, जो इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, एमएसएमईज वगैरह या फिर स्टार्टअप वगैरह को ये हेल्प करेगा अपने डिसीजन लेने में या पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, ये करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या, द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड टारगेटेड सेक्टरल इंटरवेंशन। तो सरकार भी उस तरह से इंटरवेंशन करेगी कि किस इंडस्ट्री या किस एरिया में कम प्रोडक्शन हो रहा है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस हिसाब से वो इंटरवेंशन करने के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, जैसे कंसोलिडेटेड ग्लोबल एंड बायलैटरल ट्रेड डाटा इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू एनहांस द एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेड एनालिसिस। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई मार्केट डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोडक्ट पोटेंशियल है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेड बास्केट वगैरह, ये आप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही है। इसके बारे में क्वेश्चन देख ले, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स TIA पोर्टल।
टू रिप्लेस डीजीएफटी एंड आरबीआई ट्रेड डाटाबेस, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, इतना बड़ा टारगेट नहीं। टू मेक ट्रेड डाटा ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल एंड यूजफुल फॉर स्टेक होल्डर, ऐसा भी, हाँ बिल्कुल ये ऐसा है। द रेगुलेट इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तो कौन करता है रेगुलेट, आरबीआई करता है। टू मॉनिटर इंटरनेशनल सैंक्शन ऑन इंडियस कंपनीज, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये डेटा के लिए बनाया गया बोर्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र जी लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज के लिए एक जीन थेरेपी लॉन्च की है क्रिस्पर आधारित टेक्नोलॉजी पे। तो इसका नाम दिया है वो बिरसा 101 दिया है नाम, ध्यान रखना, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि बिरसा 101 हाल ही में न्यूज रहा, बिरसा 101 किसके लिए न्यूज में था या किससे रिलेटेड है। तो ये सिकल सेल की जो जीन थेरेपी है वो क्रिस्पर पे आधारित है, उस पे रिलेटेड ये टर्म है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको भी पता है बिरसा मुंडा जी का, अभी भगवान बिरसा मुंडा जी का जो था बर्थडे था, तो उस वजह से जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, तो उस वजह से ये उस टाइम पे ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, सीएसआईआर और आईजीआईबी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब ना एक्चुअली में ये जो सिकल सेल जो है ना, सिकल सेल बीमारी है ना, ये ज़्यादा जो आदिवासी ट्राइब पॉपुलेशन है वहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए उसको इस नाम से डेडिकेट किया गया है। अच्छा, जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी इज ए टेक्निक्स दैट यूजेज जीन, जीन यूज किए, जीन जो बहुत छोटी इकाई रहती है अपने बॉडी की, उसको क्या है किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने, किसी बीमारी को रोकने के लिए या फिर उसकी डिजीज और मेडिकल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जीन का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं। कैसे काम करता है ये ऐड न्यू कॉपीज ऑफ जीन दैट इज ब्रोकन, कहीं पे कोई जीन टूटा हुआ है तो नए जीन को ऐड करना, या फिर रिप्लेस करना, कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको रिप्लेस करना, उसको निकालना, दूसरा जीन डालना, या फिर मिसिंग जीन इन अ पेशेंट सेल विथ हेल्दी वर्जन, ठीक है। तो कोई मिसिंग जीन है उसकी जगह नया एक हेल्दी जीन डालना, ठीक है। तो ये इसका टारगेट रहता है, ध्यान रखना। और क्रिस्पर क्या होता है, क्रिस्पर स्टैंड फॉर क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स, ठीक है। इट इज जीनोमिक एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग टूल दैट अनेबल साइंटिस्ट टू कट एंड मॉडिफाई डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस को कट और मॉडिफाई करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है क्रिस्पर। तो ये जो बिरसा 101 है उसमें भी ये टेक्निक की जाती है। क्रिस्पर में दो 2K मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो गाइड करते हैं, एक तो गाइड आरएनए रहता है, ठीक है, ये जाता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जीन में प्रॉब्लम है, कौन सा जीन मिसिंग है, ये करता है और उससे जुड़ जाता है, ठीक है, टारगेट जीनोम के पास जाता है और उसके जुड़ जाता है। और केस9 एक कैंची, जीनोम कैंची बोलते हैं उसको, वो क्या करती है, मॉलिक्यूलर सीजर रहती है दैट कैन कट द 2 स्टार्स ऑफ डीएनए, तो वो कट करने में हेल्प करती है। और ये मेडिकल की दुनिया में बहुत बड़ा आविष्कार था, ठीक है, केस9 का। और इसके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन भी पूछे गए। सिकल सेल डिजीज क्या रहता है, जो आपका ब्लड रहता है ना, ब्लड में आपकी आरबीसी रहती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल रहती है, उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो क्या रहता है कि जो रेड ब्लड सेल रहती है ना, रेड ब्लड सेल का आकार या तो सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है, या फिर सिकल टाइप के हो जाती है, यानी कि मतलब ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे वो अलग अलग टाइप की बन जाती है। तो फिर क्या है कि जो ब्लड का फ्लो रहता है ना उसको वो रोक देती है, मतलब उसको डिस्टर्ब करती है, इसलिए ये सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, खून की कमी वगैरह का ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है। ये ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बिरसा 101 के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। एसेसन रीजन टाइप के क्वेश्चन है कि बिरसा 101 जीन थेरेपी कैन पोटेंशियली क्योर सिकल सेल डिजीज, तो बिल्कुल इसके बारे में बनाया गया इसको। तो ठीक है, रीजन क्या है, क्रिस्पर अलाउ प्रेसाइज मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्रिस्पर पे ही ये आधारित है बिरसा 101, तो ये दोनों ही सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही से कर रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IAEA ने ईरान से कहा है
कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये डिमांड्स अ फुल डिटेल ऑफ न्यूक्लियर रिजर्व। तो पूछ रहा है कि भाई आप बताइए कि जो आपके पास न्यूक्लियर रिजर्व है उसका क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके बारे में पूछा था। तो इस एजेंसी के बारे में जान लेते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये गठन कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। इसको अप्रूव्ड कब मिला था? 23 अक्टूबर 1956 में। और ये फोर्स में कब काम करने कब लग गई थी? ये 19 जुलाई 1957 में, 57 में। ये क्या है? इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉर्पोरेशन इन द न्यूक्लियर फील्ड। तो नाभिकीय फील्ड है, नाभिकीय क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो सहयोग करता है, टेक्निकली भी और वैज्ञानिक रूप से भी सहयोग करता है। ये यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन यूएन के अंदर ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखना, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट किस किस को देता है? यूएन जनरल असेंबली को भी देता है, यूएनजीए को भी अपनी रिपोर्ट देता है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी, यूएनएससी को भी अपनी रिपोर्ट देता है। तो दोनों को अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है। प्राइमरी गोल क्या रहता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, कहीं उससे आप वेपन नहीं बना दो, मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना दो। आप देखो, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कितना एनरिच करना पड़ता है? बहुत कम करना पड़ता है, जबकि न्यूक्लियर वेपन के लिए बहुत ज़्यादा एनरिच करना पड़ता है, यूरेनियम वगैरह को। तो कोई भी देश ऐसा नहीं करे। तो जितने भी ये प्लांट रहते हैं ना, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, उसको ऑब्जर्व, मतलब उसको देखता रहता है कि कई ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं हो रही है कि एनरिच बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर जो कोई ऐसा तो वेपन बनाने का तो प्रोग्राम नहीं है किसी देश का। तो ये हमेशा ऑब्जर्वेशन करता रहता है, ठीक है। मेंबर कंट्रीज कौन है? द एजेंसी करंटली 180 मेंबर, 180 के आसपास मेंबर है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, शुरू से ही भारत ने 1957 में इसको ज्वाइन कर लिया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रेलिया के वियना में स्थित है, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन सिस्टम, ठीक है। इट मॉनिटर सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लेस्ड अंडर वॉलेंट्री सेफगार्ड, ठीक है। इट इज हेडक्वार्टर इज लोकेटेड जेनेवा, जेनेवा में नहीं है, अभी हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के वियना में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है कि जब भारत में एक भी चीता नहीं था, तो बाहर से चीता लाए गए थे, नामीबिया वगैरह दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। तो एक चीता जो भारत में पैदा हुई, जिसका जन्म भारत में हुआ था, उसका नाम क्या था? मुखी। तो उस एकमात्र जो जिसने भारत में जन्म लेने के बाद सरवाइव किया है, ठीक है, जिंदा रही है, बाकी लगभग सब मर गए, ठीक है। तो उसने क्या 5 शावकों को जन्म दिया है, 5 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है, ठीक है। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट ऑफ कूनो नेशनल पार्क हैज गिवन बर्थ 5 कब्स को उसने बर्थ दिया है। तो इस वजह से ये न्यूज में है। तो देखते हैं चीता प्रोजेक्ट, चीता क्या था? लॉन्च इन सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसको एग्जीक्यूटेड बाय ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। चीता इंपोर्टेड फ्रॉम नामीबिया है, साउथ अफ्रीका, और अभी आपको पता है बोत्सवाना से भी हमारा वो हुआ है समझौता कि 8 चीता को वहां से यहाँ पे लाया जाएगा इंडिया में। अभी समझौता, राष्ट्रपति वहां पे विजिट किए थे बोत्सवाना में, तो ये हुआ था वहां पे, ठीक है। एम रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट ग्रासलैंड इकोसिस्टम को रिस्टोर करना था। कूनो नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। इसका जो लोकेशन है वो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और इनिशियली सिलेक्टेड फॉर, इसके पहला इसको सेलेक्ट किया था किसके लिए? एशियाटिक लाइन रीलोकेशन प्रोजेक्ट। अभी क्या गिर गुजरात और उसके आसपास ही शेर पाए जाते, एशियाटिक लाइन पाए जाते। तो बोला था कि ये रीलोकेट करे थोड़े, और कहीं देखो जैसे एक जगह होंगे शेर, यहाँ कोई वहाँ महामारी वगैरह फैल गई तो खतरा रहता है कि वो स्पीसीज खत्म होने का खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं और भी 2-3 लोकेशन होने चाहिए जहाँ पे एक जगह कोई महामारी फैल जाए तो दूसरी जगह वो सेफ रह जाए। तो इसलिए इसको सिलेक्ट किया था कूनो नेशनल पार्क को पहले। फिर बायोम है, ड्राई फॉरेस्ट है, यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप का ये पार्ट है, ठीक है।
और कूनो रिवर यहाँ से निकलती है और कूनो नेवल यहाँ से पास होती है, और ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ध्यान रखना, ये कूनो रिवर है वो किसकी है, चंबल की ट्रिब्यूटरी है, इस वजह से ये न्यूज में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते। विथ रेफरेंस टू कूनो नेशनल पार्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज लोकेटेड इन शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द कूनो रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, फ्लोज थ्रू द पार्क। द पार्क वर ओरिजिनली प्रपोज्ड फॉर रिलोकेशन फॉर एशियाटिक लाइन, तो बिल्कुल सही है। और ये नर्मदा की नहीं है, चंबल की ने ट्रिब्यूटरी है। ध्यान रखना, सहायक नदी किसकी है, नर्मदा की नहीं है, चंबल की है। तो ध्यान रखना, इतने फैक्ट काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए। और लगभग ऑलमोस्ट अपन ने सब चीज़ें कवर कर लिए। इसका पीडीएफ है वो ग्रुप पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।